हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रीकैप। फिल्म की शुरुआत में हम दो स्टूडेंट्स हु और बोंगसुक को देखते हैं जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। हु के पास एक यूनिक एबिलिटी है कि वो चोटों यानी इंजरी से बहुत जल्दी रिकवर कर जाती है, जो उसे अपने फादर से मिली है, जबकि बोंगसुक के पास फ्लाइंग पावर्स हैं और जब उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो वो हवा में उड़ने लगता है। हु ने जोंगवन हाई स्कूल में नया ट्रांसफर लिया है, जहां वो दिन भर पढ़ाई करती है और स्पोर्ट्स में मेहनत करती है। उसकी प्रैक्टिस के दौरान बोंगसुक हमेशा उसके पास होता है और भले ही वो जानता है कि उसे चोट नहीं लगेगी, फिर भी वो इंसिस्ट करता है कि फ्लोर साफ रखे ताकि वो स्लिप ना हो। एक दिन प्रैक्टिस के बाद हु बोंगसुक से पूछती है कि उसने उस फाइट के बारे में कभी क्यों नहीं पूछा, जिसकी वजह से उसने स्कूल ट्रांसफर किया था। बोंगसुक कहता है कि वो इस टॉपिक को अवॉइड कर रहा था ताकि उसे पेनफुल मेमोरीज दोबारा याद ना आए। फिर हु अपनी लाइफ के बारे में बताती है, शुरू करती है अपनी मदर की ट्रैजिक लॉस से जो एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, और बताती है कि वो उनके करंट स्कूल में कैसे आई। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हु और उसके डैड जो वान अपनी मदर की मौत के बाद बहुत मूव करते थे, लेकिन जब हु ने हाई स्कूल शुरू किया, उसके डैड ने डिसाइड किया कि वो सेटल डाउन हो जाए ताकि वो पढ़ाई और कॉलेज पर फोकस कर सके। हु बहुत थ्रिल्ड थी और उसके डैड भी उसे ऐसे देखकर खुश थे, लेकिन ट्रबल तब शुरू हुई जब उनकी सीनियर क्लास में एक नई लड़की ही वान आई। वो एक वेल्दी फैमिली से थी, जिसकी वजह से कुछ लड़कियां जेलस हो गईं। एक ग्रुप ऑफ बुलीज बना और ही वान को रिलेंटलेसली टॉर्मेंट करना शुरू कर दिया। शुरू में हु ने उसे इग्नोर किया ताकि उसके डैड के लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों, लेकिन वक्त के साथ बुलिंग और इंटेंस हो गई, इमोशनल टॉर्चर से फिजिकल अब्यूज में बदल गई। इसी दौरान क्लासरूम में सब टू अफ्रेड थे कि बुलीज के खिलाफ खड़े हों, तो हु ने ब्रेव स्टेप उठाया और बुलिंग की रिपोर्ट टीचर को की। अफसोस की बात है, बुलीज को सिर्फ एक लाइट रेप्रिमांड मिला और वो और भी अग्रेसिव हो गए। अगले दिन बुलीज ने क्लास को कन्फ्रंट किया, ये जानने के लिए कि किसने उनकी रिपोर्ट की थी। जब क्लास प्रेसिडेंट ने इंटरवीन करने की कोशिश की तो उन्होंने उस पर वायलेंटली अटैक किया। हु रिपोर्टिंग करने और अपने क्लासमेट्स की पिटाई के लिए गिल्टी फील करते हुए डिसाइड करती है कि वो ये सब टॉलरेट करेगी जब तक स्कूल ईयर खत्म नहीं हो जाता। लेकिन ही वान के लिए चीजें और भी खराब होती चली गईं। सिर्फ 120 डेज बाकी थे उनके फाइनल एग्जाम्स में। हु ही वान को और बुली होते नहीं देख सकती थी। उसने फाइनली बुलीज को कन्फ्रंट किया और उन्होंने स्कूल ग्राउंड्स पर लड़ाई की। वो खुद को 17 अदर स्टूडेंट्स के खिलाफ एक इंटेंस बैटल में पाती है। अचानक एक स्टूडेंट ने रेजर नाइफ निकाली और हु का गला काट दिया, जबकि दूसरे ने उसके सर पर हैवी स्टोन से मारा। लेकिन सबके शॉक के लिए हु कुछ ही सेकंड्स में हील हो गई, बिल्कुल अनहर्ट। आखिर में वो अकेली खड़ी थी विदाउट अ सिंगल स्क्रैच। इस इंसिडेंट की वजह से हु को उसके स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया क्योंकि वो कम्प्लीटली फाइन थी, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स सिवियरली इंजर्ड थे। बाकी के स्टूडेंट्स टू फ्राइटेंड थे उसके पास आने से, और हु खुद भी अपनी पावर से डर गई थी। तो उसने अपने फादर जो वान से इस बारे में पूछा और उसने एक्सप्लेन किया कि उसने ये पावर उससे इनहेरिट की है और उसकी मदर ये जानकर बहुत खुश होती। जो वान ने अपना सारा पैसा सेटलमेंट के लिए पे किया ताकि दूसरे स्टूडेंट्स चार्जेस प्रेस ना करें। हु की रेप्यूटेशन खराब हो चुकी थी और एक ही स्कूल जो उसे एक्सेप्ट करने को तैयार था वो था जोंगवन हाई स्कूल। प्रेजेंट में हम जो वान को एक कस्टमर के साथ डील करते देखते हैं जो पिछले दिन उससे रूड हुआ था। इस बार जो वान एंग्रीली कन्फ्रंट करता है उसे, और जब कस्टमर जो वान के हाथ पर एक गन शॉट वुंड देखता है तो वो डर जाता है और अपने पैसे पे करता है। बाहर निकलते वक्त जो वान बिल्डिंग में लार्ज पुलिस प्रेजेंस नोटिस करता है। वो हाफकर नेशनल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंट्स की प्रेजेंस को लेकर कंसर्न्ड है। वो एक छोटा सा मिसहैप कॉज करता है ताकि NIS एजेंट्स बाहर आएं और वो उन्हें आइडेंटिफाई कर सके। एक दूसरे सीन में हम बोंगसुक की मदर मी ह्योन को देखते हैं, जो इंटरनेट पर पास में हुए एक मर्डर के बारे में जानती है और उस इवेंट को दूर से देखने का डिसाइड करती है। वो जो वान की ट्रिक देखती है और फिर उसे जाते हुए देखती है, लेकिन उसका फेस नहीं देख पाती। नेक्स्ट सीन में बोंगसुक और हु लंच के लिए जाते हैं। अपने मील के दौरान वो दोनों मेमोरीज कैसे काम करती हैं इस पर डिस्कस करते हैं। हु फिर अपनी मॉम की एक ही मेमोरी के बारे में बताती है जो उसकी मॉम के एक्सीडेंट की है। वो अनश्योर है कि उसकी मॉम उस वक्त रो रही थी या उस पर स्माइल कर रही थी। उनके मील के बाद वो ऑडिटोरियम वापस जाते हैं
जहां हू बोंगसुक को उसके साथ रहने के लिए थैंक्स करती है। इसी दौरान एक असैसिन जिसका नाम फ्रैंक है स्पेशल पावर्स वाले बच्चों की तलाश में है। उसके पास भी रैपिड हीलिंग की स्पेशल पावर है जैसे जोवान और हू के पास है। फ्रैंक एक ऐसे शख्स के फ्यूनरल सर्विस पर जाता है जिसे उसने अभी हाल ही में मारा था, ये चेक करने के लिए कि डिसीज्ड के कोई बच्चे थे या नहीं। लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी सिर्फ एक बायोलॉजिकल चाइल्ड थी जो कई साल पहले पास्ट अवे हो चुकी थी। कुछ दिन बाद नया वीक डॉन होता है और स्टूडेंट स्कूल वापस आते हैं। हू की सरप्राइज के लिए क्लासरूम में एक नया स्टूडेंट है और वो कोई और नहीं ही वान निकलती है। लेकिन ये हू के लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज लगता है और वो स्माइल करती है जब ही वान इंट्रोड्यूस करती है खुद को। नेक्स्ट सीन में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं एक आदमी की लाइफ का जिसका नाम गो डो है। वो इलेक्ट्रिक मैन का बेटा है और उसके पास इलेक्ट्रिक पावर्स हैं। उसने अपनी एबिलिटीज को स्कूल साइंस क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में रियलाइज किया। हाई स्कूल के बाद वो एथलीट बनना चाहता था लेकिन उसके पास स्किल्स की कमी थी। एक टीचर ने उसे एंटरटेनमेंट सेक्टर ट्राई करने की एडवाइस दी जिसकी वजह से गो डो टीवी के लिए ऑडिशन करता है। शुरू में गो डो के ऑडिशन में चांसेस अच्छे नहीं लगते लेकिन वो जजेस को अपनी एबिलिटी से सरप्राइज करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि वो रोल के लिए राइट चॉइस है। जबकि जॉब एंजॉयबल है उसके साथ चैलेंजेस भी आते हैं तो वो हमेशा ग्लव्स पहनता है अपनी पावर्स कंट्रोल करने के लिए। इसके बावजूद एक्सीडेंट्स कभी कभी होते रहते हैं, कुछ इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस दौरान गो डो अपनी मॉम के सपोर्ट से एक हैप्पी लाइफ लीड करता है जो अक्सर उसके लिए फूड लाती है। अफसोस की बात है एक दिन उसके ग्लव में कट लग जाता है परफॉर्मेंस से ठीक पहले, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंटली एक साथ परफॉर्मर को इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है और नियरली मेजर एक्सीडेंट कॉज करता है। इस इंसिडेंट की वजह से प्रोड्यूसर्स उसे लेट गो करने का डिसाइड करते हैं क्योंकि ये इंसिडेंट किड्स को टू मच स्कैर करता है। उस शाम गो डो घर वापस आता है और अपनी मॉम को फ्लोर पर अनकॉन्शियस पड़ा पाता है। अफसोस की बात है वो जल्दी ही पास अवे हो जाती है और ये उसके लिए एक इनक्रेडिबली टफ टाइम होता है। इस वक्त वो अपने इस्ट्रेंज्ड फादर से भी मिलता है जिससे उसने कई सालों से बात नहीं की थी। लेकिन गो डो अपने डैड के लिए कोई बैड फीलिंग्स नहीं रखता क्योंकि भले ही वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, उसने जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की थी। थोड़े ही वक्त बाद गो डो नई जॉब की तलाश शुरू करता है। वो काउंटलेस रेज्यूमेस भेजता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक शाम वो अपने डैड के पास जाता है अपनी मॉम की मेमोरीज शेयर करने के लिए उसके लॉक में रखी डिजिटल बैटरी के थ्रू। पता चलता है कि उनकी एबिलिटी उन्हें ऑब्जेक्ट्स टच करके मेमोरीज देखने की अलाउ करती है। गो डो अपनी पावर फ्रस्ट्रेटिंग लगती है, बिलीविंग इट ओनली कॉजेज हार्म, लेकिन उसके डैड उसे अश्योर करने की कोशिश करते हैं। एक रात गो डो ड्रिंक्स के लिए बाहर जाता है और एक बस देखता है जिसमें इलेक्ट्रिकल इश्यूज हैं। वो अपनी स्पेशल पावर का यूज करता है उसे फिक्स करने के लिए, जिसकी वजह से सरप्राइजिंगली उसे बस ड्राइवर की जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जॉब पर रहते हुए वो बोंगसुक के साथ एक स्पेशल बॉन्ड फॉर्म करता है जो हमेशा उसे वार्मली ग्रीट करता है और उसके दिन को ब्राइटन करता है। लेकिन ट्रेजेडी स्ट्राइक करती है एक दिन जब गो डो को अपने फादर की पासिंग की खबर मिलती है। फ्यूनरल में वो अपने फादर की शॉप से एक आइटम लेता है और अपने फादर के ब्रूटल मर्डर का एक विजन देखता है। ये देखकर गो डो को बहुत इमेंस पेन होता है और वो ब्रेक्स डाउन इन टीयर्स। कुछ दिन बाद मी ह्योन बोंगसुक को स्कूल के लिए तैयार करती है लेकिन वो डाउन फील कर रहा होता है। स्कूल में हू भी उसके सॉम्बर मूड को लंच खाते वक्त नोटिस करती है। जब वो उससे इस बारे में पूछती है, बोंगसुक उसे अश्योर करता है कि वो फाइन है, लेकिन हू कन्विंस्ड नहीं होती। जैसे ही बोंगसुक कुछ बोलने वाला होता है, ही वान उनके साथ आ जाती है, मेंशन करती है कि वो अकेली है। हू वार्मली वेलकम्स करती है उसे और बोंगसुक भी वैसा ही करता है। जब वो चैट करते हैं, वो अपने क्लास प्रेसिडेंट कांग हुन अकेले खाते हुए नोटिस करते हैं। वो ब्रीफली उसके साथ ज्वाइन करने का कंसिडर करते हैं लेकिन उसे अकेला छोड़ने का डिसाइड करते हैं। कुछ मोमेंट्स बाद कांग हुन को की सू नाम के एक लड़के ने अप्रोच किया और बुली किया। पता चलता है कि कांग हुन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं जिसमें इमेंस स्ट्रेंथ और स्पीड शामिल हैं। कुछ दिन पहले जब की सू ने ट्रबल कॉज की थी, कांग हुन ने उसे सिवियर बीटिंग दी थी। इस बीटिंग ने की सू के डिटर्मिनेशन को और बढ़ा दिया था कि वो कांग हुन की ट्रू पावर एक्सपोज करे, लेकिन कांग हुन खुद को कंपोज कर पाता है और ह्यूमिलिएशन एंड्योर करता है। की सू यहाँ तक जाता है कि कांग हुन के ग्लासेस ले लेता है और उन्हें फूड में डंप कर देता है, लेकिन जैसे ही कांग हुन लीव करता है, हू उसके लिए ग्लासेस रिट्रीव करती है। कुछ देर बाद हू ऑडिटोरियम में कांग हुन से टकराती है और उसे उसके ग्लासेस वापस देती है।
वो उसकी एबिलिटी को एडमायर करती है कि वो काम रहता है और वायलेंस अवॉइड करता है। कांग हुन उसे ग्लासेस के लिए थैंक्स करता है और हू रिवील करती है कि बोंग सुक मी उसे साफ किया था। जैसे ही कांग हुन लीव करने की तैयारी करता है, हू उसे एयर कंडीशनर स्विच ऑन करने को कहती है। वो ऐसा करता है और शाइली मेंशन करता है कि उसके डैड की भी एक शॉप है, फिर जल्दी से चला जाता है। एक दूसरे सीन में फ्रैंक अपने चाइल्डहुड के फ्लैशबैक्स देखता है, आयोवा के एक कॉर्नफील्ड में दौड़ते हुए और एक विमेन का विजन जो जैज क्लब में गा रही थी। इसी दौरान NIS ऑफिस में ऑफिसर यंग जुन को पता चलता है कि 3 सुपर ह्यूमन एजेंट्स को मारने वाला कोई और नहीं फ्रैंक है। पता चलता है कि फ्रैंक एक कोरियन नेटिव है जिसे फोर्सफुली यूनाइटेड स्टेट्स में अडॉप्ट किया गया था। वो वहीं बड़ा हुआ और उसका कोड नेम सजेस्ट करता है कि वो 6th चाइल्ड है जिसे ये कोअर्स्ड अडॉप्शन और ट्रेनिंग एंड्योर करनी पड़ी। एक CIA एजेंट उसे बचपन में US लाया था, उसके पास्ट के सारे रिकॉर्ड्स इरेज करके, और अब फ्रैंक यहाँ कोरिया में सुपर ह्यूमंस को किल करने आया है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। इसके बाद यंग जुन बिल्कुल भी वक्त नहीं गवाता और अपनी सेक्रेटरी को इमीडिएट मीटिंग अरेंज करने का ऑर्डर देता है अमेरिकन्स के साथ। दूसरी तरफ उस शाम फ्रैंक को अपने नेक्स्ट टारगेट के बारे में एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है जो मी ह्योन निकालती है। फ्रैंक इमीडिएटली ड्रिंक्स करना बंद करता है और उसके रेस्टोरेंट की तरफ निकलता है। इसी दौरान स्कूल में बोंग सुक रियलाइज करता है कि उसका फोन डेड है। फिक्र करता है कि उसकी मॉम एंग्शियस हो जाएगी अगर वो अनरीचेबल रहा। वो जल्दी से निकल जाता है। रास्ते में वो गो डो को वापस अपनी जॉब पर देखकर खुश होता है। बोंग सुक वार्मली ग्रीट करता है उसे, कहता है कि उसे वापस देखकर कितना अच्छा लगा। वो एडमिट करता है कि वो वरीड था और गो डो ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। NIS ऑफिस में यंग जुन US काउंसलर मार्क के साथ एक मीटिंग होल्ड करता है और उसे ऑनगोइंग सिचुएशन के बारे में कन्फ्रंट करता है। यंग जुन सीधी बात करता है और डायरेक्टली डिस्क्लोज करता है कि वो जानता है मार्क एक CIA एजेंट है जो अंडरकवर एज अ काउंसलर ऑपरेट कर रहा है। वो कहता है कि अगर उन्हें डील नेगोशिएट करनी है तो मार्क को ऑपरेशन इमीडिएटली टर्मिनेट करना होगा। मार्क एक्यूजेशंस डिनाई करने की कोशिश करता है, लेकिन यंग जुन चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से बात करने की थ्रेटन करता है। इसी दौरान फ्रैंक मी ह्योन के रेस्टोरेंट पहुंचता है और फूड का ऑर्डर प्लेस करता है। मी ह्योन कीन सेंस ऑफ डेंजर के साथ डिस्क्रीटली बोंग सुक को टेक्स्ट करती है, उसे घर न आने की एडवाइस देती है। बदकिस्मती से बोंग सुक का फोन डेड है और उसे मैसेज रिसीव नहीं होता। जल्दी ही बोंग सुक घर पहुंचता है और मी ह्योन जल्दी से उसे किसी भी दूसरे कस्टमर की तरह ट्रीट करती है और उसे सर कहकर एड्रेस करती है। इसके बाद फ्रैंक बोंग सुक के साथ कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक अप करता है। वो कैजुअली मेंशन करता है कि वो आयोवा से है और बोंग सुक स्लिप ऑफ द टंग में रिवील करता है कि वो वहां रहता है और जोंगवन हाई स्कूल अटेंड करता है। मी ह्योन फिर डिस्क्रीटली अपनी गन के लिए पहुंचती है और कॉशियसली फ्रैंक के पास जाती है। कहीं और यंग जुन मार्क को कॉर्नर किया हुआ है और उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है मिशन अबॉर्ट करने के लिए। कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से मार्क फ्रैंक को एक टेक्स्ट भेजता है, उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड ऑफ करने को कहता है। फ्रैंक मैसेज देखता है ठीक उस वक्त जब वो मी ह्योन पर अटैक करने वाला होता है। वो बिल सेटल करता है, बोंग सुक को चाट के लिए थैंक्स करता है और रेस्टोरेंट लीव कर देता है। एक टेरिफाइड मी ह्योन उसके पीछे पीछे चलती है, जल्दी से रेस्टोरेंट का डोर लॉक करती है। इसके बाद वो अपने बेटे को हार्शली स्कोल्ड करती है उसके मैसेज रिसीव ना करने के लिए। वो सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। वो फिर रोना शुरू करती है और क्वेश्चन करती है कि उसने सिंपल इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं फॉलो किए। बोंग सुक अपनी मदर से पूछता है कि वो इतनी ऑन एज क्यों है और फ्रैंक कौन है, लेकिन वो साइलेंट रहती है और उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं देती। नेक्स्ट सीन में फ्रैंक का एक और फ्लैशबैक है जहां उसे जैज क्लब में वो विमेन बार बार याद आती है जो उसकी मॉम थी। जैसे ही उसने उसे पुकारा, सोल्जर्स के एक ग्रुप ने उसे फोर्सफुली क्लब से बाहर खींच लिया। फ्रैंक को फिर अमेरिका ले जाया गया जहां उसने दूसरे लड़कों के साथ ग्रूलिंग ट्रेनिंग की एक असैसिन बनने के लिए। ये एक मर्सिलेस एनवायरनमेंट था, किलिंग और बी किल्ड का मैटर था और उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ने उसे जिंदा रखा। उसे एक विविड मेमोरी याद आती है वास्ट कॉर्नफील्ड में दौड़ते हुए, सोल्जर्स की बुलेट्स डॉज करते हुए, जबकि उसके फ्रेंड्स शॉट और किल्ड हो गए। जब फ्रैंक ड्राइव कर रहा होता है, उसे मार्क से एक टेक्स्ट मिलता है जो उसे नेक्स्ट टारगेट को किल करने को कहता है, जो जू वान निकलती है। मैसेज से डिस्ट्रैक्टेड होकर वो नियरली गो डो की बस के साथ एक्सीडेंट में पड़ जाता है। गो डो फ्रैंक का फेस देखता है और उसे उस आदमी के रूप में रिकॉग्नाइज करता है जिसने उसके फादर को मारा था।
जल्दी से वो अपनी बस पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करता है और फ्रैंक के साथ एक रेकलेस कार चेज इनिशिएट करता है, जिसकी वजह से सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं। ये चेज उन्हें मिडिल ऑफ नोवेयर में एक ओपन फील्ड तक ले जाती है। फ्रैंक कंफ्यूज्ड है कि गोडो उसके पीछे क्यों पड़ा है और उस पर अटैक क्यों कर रहा है। गोडो उसके फादर के मर्डर के बारे में आंसर्स डिमांड करता है, लेकिन फ्रैंक ब्रूटली बीट्स हिम और चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक जू वान के रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ता है। वहाँ वो जू वान को स्कूटर पर देखता है और उसे चेज डाउन करने का डिसाइड करता है। फ्रैंक फिर बार बार जू वान के ऊपर से रन ओवर करता है, जिसकी वजह से उसे सिवियर इंजरीज होती हैं। खुशकिस्मती से जू वान जल्दी हील हो जाता है और ट्रक से चिपक जाता है जब फ्रैंक उसे पार्क करता है। ये उन दोनों के बीच एक इंटेंस और वायलेंट फाइट की तरफ ले जाता है। अपनी स्ट्रगल के दौरान जू वान अपर हैंड गेन करता है और फाइनली फ्रैंक को किल कर देता है। वो फिर ट्रक को आग लगाकर एजेंट्स की फाइल से छुटकारा पा लेता है, लेकिन उसे फ्रैंक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती सिवाय इसके कि फ्रैंक जोंगवन हाई स्कूल इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अगली सुबह मी ह्योन बोंग सुक को स्कूल के लिए तैयार करती है, उसे याद दिलाती है कि अपना फोन क्लोज रखे और जब वो कॉल करे तो जल्दी रिस्पॉन्ड करे। वो ये भी इंसिस्ट करती है कि वो स्कूल के बाद सीधा घर आए। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, बोंग सुक हु से डिस्टेंस बनाए रखता है अपनी मदर की कंसर्न्स की वजह से। अब वो क्लास के बाद उसे ट्रेन करते नहीं देखता और उनके इंटरैक्शंस मिनिमल हो जाते हैं। इसी दौरान हु उसके स्पेस की रिस्पेक्ट करती है। बाहर से ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स डिलिजेंटली अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स खासकर जू वान और मी ह्योन अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई अलर्ट पर रहते हैं। फाइनल्स में सिर्फ एक दिन बाकी है। हु बोंग सुक से रीच आउट करने का डिसाइड करती है। वो उसे एक टेक्स्ट भेजती है पूछते हुए कि वो क्या कर रहा है। बोंग सुक उसके मैसेज से एक्साइटेड होता है और रिप्लाई करता है कि वो सोने की तैयारी कर रहा है। हु उसे अगले दिन के टेस्ट के लिए लक और गुड नाइट विश करती है। फिर वो नोटिस करती है कि उसकी लाइट्स अभी भी ऑन है और वो रियलाइज करता है कि वो पास में है। वो फिर अपनी विंडो ओपन करता है और उसे दूर से नोटिस करता है। वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे वेट करने को कहता है और अपनी विंडो से उड़ कर आता है। वो दोनों अपनी रीसेंट डिस्टेंस के पीछे की वजह के बारे में बात करते हैं। हु को लगा था कि उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की जरूरत है, तो उसने उसे स्पेस दी, लेकिन बोंग सुक क्लैरिफाई करता है कि वो सिर्फ अपनी मदर के कर्फ्यू को फॉलो कर रहा था। हु उसके पैरों पर एक लार्ज स्टोन प्लेस करती है ताकि वो उड़ ना सके और कन्फेस करती है कि उसने उसे मिस किया, बोंग सुक को सरप्राइज करते हुए। फिर वो एडमिट करता है कि उसने भी उसे मिस किया, लेकिन उनकी कॉन्वर्सेशन सीजन की पहली स्नोफॉल के साइड से इंटरप्ट हो जाती है। अगली सुबह सीनियर स्टूडेंट्स जिम में अपनी फिटनेस टेस्ट के लिए असेंबल होते हैं। टीचर रिक्वेस्ट करती है कि स्टूडेंट्स हु को जिम के एक तरफ प्रैक्टिस करने के लिए स्पेस अलाउ करें। जब स्टूडेंट्स वेरियस एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं, एक बास्केटबॉल पोस्ट अनएक्सपेक्टेडली लूज हो जाता है और हु की तरफ हर्डलिंग करता है। बोंग सुक रेस्क्यू के लिए उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर द्वारा लगाए गए वेट्स की वजह से हिंडर्ड हो जाता है। लेकिन कांग हुन सुपरसोनिक स्पेस से उसके पास पहुंच जाता है और उसे इम्पेंडिंग डेंजर से बचाता है। इसी दौरान एक स्टूडेंट एंटायर इंसिडेंट को कैमरा पर कैप्चर करता है और कांग हुन का सीक्रेट अब एक्सपोज हो जाता है। स्टूडेंट जल्दी से वीडियो ऑनलाइन शेयर करता है और ये जल्दी ही वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो जाती है, वायरल हो जाती है। ये NIS के लिए एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो इंटरनेट से वीडियो डिलीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यंग जुन आर्ग्यू करता है कि उनकी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट अब एक्सपोज्ड हो चुका है और उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। इसी दौरान जू वान अपने कस्टमर्स को वायरल वीडियो के बारे में बात करते हुए सुनता है और मी ह्योन को अपनी सोशल मीडिया टाइमलाइन पर ये वीडियो मिलती है। पेरेंट्स भी वरी करना शुरू करते हैं कि ये एक्सपोजर उनके बच्चों के लिए क्या मतलब रखेगा। इसके बाद बोंग सुक हु को बचाने में अपनी फेलियर से डिसअपॉइंटेड होता है। उस शाम वो अपने पैरों से वेट्स रिमूव करने का डिसाइड करता है और अपनी फ्लाइंग स्किल्स प्रैक्टिस करना शुरू करता है। कुछ मोमेंट्स बाद मी ह्योन उसे इस प्रैक्टिस के दौरान डिस्कवर करती है और उसे स्कोल्ड करती है। बोंग सुक आर्ग्यू करता है कि उसकी मदर की रिस्ट्रिक्शंस उसे रोके हुए थे और वो हु को नहीं बचा पाया। मी ह्योन अपना कंपोजर लूज करती है और अपने बेटे पर चिल्लाती है, पूछती है कि क्या वो अपने फादर जैसा फेट मीट करना चाहता है। बोंग सुक फिर बताता है कि उसकी मदर ने उसके फादर के बारे में कभी बात नहीं की और उसने उसे एक सीक्रेट छुपाया है। उसने उसे कभी रिवील नहीं किया कि उसे रेकरिंग ड्रीम्स आते हैं, जो असल में उसके बचपन की मेमोरीज हैं, जिसमें वो अपने फादर के साथ स्काई में उड़ रहा है। फिल्म का एंड एक सोल्जर के साथ होता है जो नॉर्थ कोरिया सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ रहा है। वो अपने सुपीरियर को सैल्यूट करता है जो जोंगवन हाई स्कूल की वायरल वीडियो देख रहा है। इसके बाद सुपीरियर सोल्जर को साउथ कोरिया जाने का ऑर्डर्स देता है।